अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सियासी फिजा नून लीगी हुकूमत के लिए जहर आलूद महसूस हो रही है। बिजली के बिल, पेट्रोल, गैस की कीमतें और महंगाई का जिन हुकूमत के पहिए जाम कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुरअसरार खामोशी और काबीना में हिस्सा न डालने की हिकमत अमली भी हुकूमती इंजन को सीज करने का बाइस बन सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने जारहाना रवैये में तब्दीली लाकर आर्मी चीफ के न्यूट्रल होने की डिमांड कर रही है, उसका मतलब है कि वो हुकूमत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और कोई मजबूत तहरीक चलाकर हुकूमत की कमर तोड़ सकती है। नून लीगी हुकूमत ने पहले तरीके लब्बैक के मुतालबात माने और अब जमाते इस्लामी के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्फिडेंस में वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि दिसंबर में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वजीर आजम इमरान खान होंगे। जब से जो हमारे इन्होंने सिंथेसिस की 40 नुमाइंदे बिठाए हैं, इंशाल्लाह इनसे निजात मिलेगी। मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। अदालती केसेस से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर क़यादत को मिलता रिलीफ। मखसूस नशिस्तों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला और नून लीगी रहनुमाओं का अपनी ही क़यादत से हुकूमत छोड़ देने का मुतालबा तब्दीली के वक्त का इशारा दे रहा है। और इन कयास आराइयों में पगी का तड़का तब लगेगा जब लगता है जब वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हमें हटाना है तो हटा दो, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी बयान देते हैं कि दबाव में नहीं आएंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। फिर मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन। आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर। हमें हटाना हटा दे। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए तो क्यों नहीं बनाई? पीपल्स पार्टी के रहनुमा पहले ही हुकूमत के जल्द खात्मे की पेशगोइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कमर कसकर खड़ी है और अवाम भी महंगाई के हाथों तंग होकर सड़कों पर है। यानी हुकूमत एक के बाद एक बहरान में फंसती चली जा रही है और हुकूमत मुखालिफ धड़े आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। मगर सवाल यह है कि मौजूदा सियासी इंतकाम की फिजा में क्या नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या फिर कोई सरप्राइज मिल सकता है? इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब ने। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जुबैर साहब, ये बताइएगा, ये IPPs का मामला तो यकीनी तौर पे बहुत पहले रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो लोग ये मामला लेकर आ रहे हैं ऑन टेबल वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे काकड़ साहब हो गए, गौहर एजाज साहब हो गए। व्हाट्स कुकिंग दीज डेज? देखिए फरवा, दो चीजें होती हैं किसी भी इस किस्म की सिचुएशन में कि जो आपने कहा कि ये जो लोग लेके आए हैं और जिस वक्त ये टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है और समझने की जरूरत है कि इज इट पार्ट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, ये किसके बिहाफ पर कर रहे हैं, ये सडनली कैसे और क्यों मीडिया इनको इतना फोकस दे रहा है कि वो उन्होंने ला के इसको नंबर 1 IPPs को नंबर 1 इशू पाकिस्तान के मीडिया का बना दिया। सो कामयाब भी हो गए। सो वो सवाल तो उठता है जो आप पूछ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि ये है भी बहुत अहम सवाल, क्योंकि पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो घर वाले हैं, सब ही जो है इस वक्त अगर पूछा जाए, आप भी एग्री करेंगी कि जिस चीज से परेशान है वो बिजली के बिलों से है। आप एट द एंड ऑफ द डे वो तो बिजली का बिल जो होता है उसमें क्या क्या बैकग्राउंड है, किस वजह से इतने ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, सब ही लेके परेशान है और कोई ना रुकने वाला एक सिलसिला है कि पावर टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अब इतने बढ़ गए हैं कि लोगों के लिए, अच्छे खासे लोगों के लिए उसको बोझ उठाना इम्पॉसिबल हो गया है। मैं सिर्फ एक आपको फैक्ट बता दूं कि 2015 से लेके आज तक 350% बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, 350%। और अगर आप 2.25 साल का पिछले साल का उठाएं तो जब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो 16 रुपए टैरिफ था और ये बताया गया था टीवी इंटरव्यूज में कि हम 16 का 12 कर देंगे। अब 16 के 70 हो गए और अभी भी वो रुकने वाला सिलसिला नहीं। तो एक वो इम्पोर्टेंट तो है
कि आईपीपीज में जो कैपेसिटी पेमेंट्स हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि पाकिस्तान निकल सकता है उससे। तो उस हद तक मैं उस ग्रुप से मैं एग्री नहीं करता जो वो ये कहते हैं कि यूनिलैटरली इसको लेकिन जुबैर साहब, मेरा एक और भी इस पे सवाल है, बड़ी इंपॉर्टेंट आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बट माय क्वेश्चन इज कि गौहर एजाज साहब सुप्रीम कोर्ट लेके जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट जस्ट 40 कंपनीज। मतलब आपको भी पता है कि तादाद ज्यादा है, व्हाई नॉट दी अदर्स? देखो ना, सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तो पाकिस्तान के पास इस वक्त तो ऑलरेडी फरवा आपको पता है कि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली, और उसका एक बहुत बड़ी रीजन जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। हाँ। और अब से कुछ घंटों पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन भी दे दिया कि वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहा गया था, 25 बिलियन या 50 बिलियन, वो नहीं आ रहे हैं और उस पर रिलाई भी नहीं करना चाहिए। सही कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे रिलाई नहीं करना चाहिए। तो एक तो पाकिस्तान अट्रैक्ट नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट, ऊपर से अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को इस तरह से लेके जाएंगे जिस तरह से लेके जा रहे हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। क्यों आएगा कोई कि जी एक ऐसे एग्रीमेंट्स हैं आईपीपीज के जितने गलत हैं, खराब हैं, महंगे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसमें सोवरेन गारंटी है, और सोवरेन गारंटी का मतलब यह है कि आर्बिट्रेशन भी है उसकी लंदन में, यहाँ नहीं है, तो चाहे पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो जिसका आईपीपी हो या कोई और हो, तो वो तो उसको देख के तो बाकी भी भाग जाएंगे ना। जरूरी नहीं कि बिजली के सेक्टर में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई टेक्सटाइल लगाने आएगा, कोई बैंक लगाने के लिए आएगा, कोई ऑटो सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट, तो सब भाग देंगे। कोई पाकिस्तान में 2-3 एग्जांपल्स पुरानी है जो हमें पता है। एक तो वो रिकोडिक की है जिसमें जब चौधरी साहब थे, उसका जो नुकसान एक अमाउंट के हवाले से नहीं होता, पाकिस्तान का इमेज खराब हो गया था। इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल की थी 2006 में, उसको रिवर्स कर दिया था इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ने, उसका भी खुमियाजा पाकिस्तान ने उठाया है। अब अगर आप इसमें जाएंगे और कोई ऐसी चीज आप जो अभी ऑलरेडी बन गए, तो बाकी सारे इन्वेस्टर्स तो इस वक्त रुक जाएंगे ना, और इन्वेस्टर्स का रुक जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है और बदहाली का शिकार हो। ठीक, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब, आपने एक्सप्लेन किया है मुझे कि अगर ये गवर्नमेंट जो है इसको रिविजिट करती है, क्या कर भी सकती है रिविजिट, जैसे हमारी अपनी करेंसी में पेमेंट करना, जो कैपेसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं वो हम ना पे करें क्योंकि बिजली बन नहीं रही तो हम क्यों पे करें, तो इस तरह के मामला गवर्नमेंट टेकअप कर सकती है? नहीं, बिल्कुल टेकअप तो करना भी चाहिए, क्योंकि ये इस हवाले से तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही हुआ है कि वो टॉप ऑफ द एजेंडा आइटम बन गया है। टेकअप करना चाहिए, उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए आईपीपीज के साथ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने जितना पैसा कमाया है, ये तो रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी भी किसी ने इतनी महंगी बिजली एग्जैक्टली खत्ते में है ही नहीं। तो उस हवाले से तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत को बिल्कुल रिविजिट करना चाहिए, और ये इसमें कुछ निकल भी सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे सिर्फ आईपीपीज का मसला नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो डिस्कोस जिसको आप कहते हैं, वो अभी मैं सिर्फ आपके लिए, नाजरीन के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लॉस हुआ पिछले 1 साल में। उस 1 ट्रिलियन में से आधा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से है, और उसकी जो वाहिद तरीका है कि या तो उसको इफेक्टिव किया जाए, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको ठीक उसमें चेंज किया जाए, जो लाइन लॉसेस हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है उसको कम किया जाए, कलेक्शंस को बढ़ाया जाए, ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक किया जाए। वो तो कोई भी नहीं रोक रहा ना, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसकी कोई सोवरेन गारंटी नहीं। तो उधर अब फिर प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस किया जाए, और प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो हमने शुरू किया था 2015 अक्टूबर में, पहली प्राइवेटाइजेशन फेस्को की, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फैसलाबाद की, वो होने जा रही थी, सिर्फ लिफाफे खुलने थे, उसको रोक दिया गया। अब 9 साल में जो नुकसान हुए हैं, जो इस वक्त लेकिन रोका किसने था बराबर, जुबैर साहब, रोका किसने था? मैं इसको 2-3 दफा बता चुका हूँ कि 3 हमने जो सबसे पहले करने थे प्राइवेटाइज, एक फेस्को करना था, एक पीआईए और एक पाकिस्तान स्टील मिल। ये अक्टूबर 2015 में सब तकरीबन ये सारे फाइनल स्टेज पर थे। फाइनल स्टेज का मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि फेस्को की बिड्स आ गई थी, और वो 2 साल का प्रोसेस के बाद होता है। बिड्स का मतलब ये आपने लिफाफे खोलने, जिसने सबसे ज्यादा बिड किया हुआ
उसको वो मिल जाना था, बड़ा सिंपल था। वो डेट भी तय हो गई थी, सरीना होटल पे सारे मीडिया वालों को भी बता दिया गया था कि बिडिंग प्रोसेस रन करेगा सबके सामने, सारे जितने भी बिडर्स थे उनको सबके सामने उनकी तसल्ली हो कि ये ऐसी चीज होती है कि पास में ट्रांसपेरेंसी के हवाले से क्वेश्चन रेज करते हैं, लेकिन हुकूमत ने लास्ट मोमेंट पर फैसला किया, उस वक्त की हुकूमत ने कि ये किसके कहने पे? practically खुद से किया फैसला, दबाव में किया फैसला? दबाव तो था, जाहिर है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो जो वर्कर्स होते हैं, लेबर होता है, उनका दबाव सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो उनकी जॉब्स का खतरा होता है। हालांकि हमने अच्छा अपनी तरफ से एज मच एज पॉसिबल गारंटीज ली थी कि तकरीबन जहां तक मुझे याद है 1.5 साल तक नहीं निकाले जाएंगे, और अगर निकालेंगे भी तो गोल्डन हैंडशेक होगा उसके बाद एंड सो ऑन। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो अपॉर्चुनिटी थी जो होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, पिछले 2 साल में आपने भी सुना होगा कि जी प्राइवेटाइजेशन बड़ा जरूरी है, प्राइवेटाइजेशन। मुझे आप 2-4 स्टेप्स बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कौन से छोटे छोटे स्टेप्स उठाए गए हैं। क्या आजकल कोई उस पर काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। तो उसका यही मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी चीजें सिर्फ एक आईपीपीस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना है मोहम्मद जुबैर साहब, अगर आपने कौम के ऊपर कम बोझ डालना है तो फिर आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ठीक करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने दबाव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं खिताब करते हुए कि दबाव में नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। और फिर मुसद्दिक मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि निकालना तो निकाल दें, छोड़ देंगे। तो ये पंजाबी में तो हम कहते हैं कि कहना तीनू ते सुनाना नू। आप मुझे बताइए किसको कह रहे हैं? अरे किसको कह रहे हैं? देखो ना आप, अगर मुझे नहीं समझ आ रही वो किसको कह रहे हैं। ऑपोजिशन को अगर कह रहे हैं, ऑपोजिशन के दबाव की बात कर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से दबाव है कि जी जो भी है, बड़ा सिंपल सी बात है। नहीं, पीटीआई के बस में तो फॉर्म 45-47 नहीं था, नशिस्तों के लिए आपने देख लिया क्या विचारों का। मैं वही कह रहा हूँ, जो अभी ये जो आपने 2 स्टेटमेंट सुनाई हैं, बात ये कि अगर आप इफ यू आर ऑन द राइट और आपको ये भी डर नहीं है कि हुकूमत भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्म 45-47 का जो भी ट्रिब्यूनल फैसले करते हैं वो होने दें, उसको ब्लॉक ना करें। इससे ज्यादा, इससे सिंपल चीज क्या हो सकती है कि कौम की भी तसल्ली हो जाएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी तसल्ली हो जाएगी। नहीं, आपको लगता है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है? नहीं, ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, बड़ा क्लियर है और उनको भी पता है, सबको पता है। देखो ना, बड़ा सिंपल सा फर्क है। ट्राइब्यूनल्स की जो वर्किंग हो रही है, आप इस्लामाबाद के 3 हलकों का ले लें, जैसे जहांगीरी उस पर जो भी ट्राइब्यूनल को हेड कर रहे हैं, वो जब जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, अनाउंस करने लगते हैं, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ब्लॉक कौन करवाता है? पीएमएलएन की लीडरशिप करवाती है ना। पीएमएलएन की लीडरशिप क्यों करवाती है? इसलिए कि उनको पता है कि अगर फॉर्म 45 के हिसाब से फैसला हुआ तो हम हार जाएंगे और मेजोरिटी लूज कर जाएंगे। और एक दफा इस्लामाबाद का फैसला आ गया, फिर लाहौर के खुलेंगे जो भी हल्के हैं, फिर फैसलाबाद के खुलेंगे एंड सो ऑन, तो कराची के खुलेंगे। और वो एक ऐसा सिलसिला होगा जिसमें जाहिर सी बात है जो इस वक्त हुकूमत है, फेडरल हुकूमत या पंजाब हुकूमत, दे विल लूज देयर मेजॉरिटी, सो दे विल ब्लॉक इट। तो अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमें निकालना है तो निकालते हैं, भाई निकालने के क्यों किसने निकालना है? अगर आप सही तरीके से आए हैं तो आप कानून के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा होने दें, ताकि लेकिन जुबैर साहब, जो सिचुएशन चल रही है अभी, फॉर्म 47 भी है, फिर और भी मामला चल रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये गवर्नमेंट चलती हुई 5 साल नजर आ रही है जो हालात हैं? 5 साल चले या ना चले, वो दैट इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है और उनकी मईशत में जो बदहाली है वो है। 5 साल अगर चलेगी या जैसे अभी चल रही है, तो उस तरह से अगर लुढ़क के चलेगी तो पाकिस्तान के अवाम तो रुल जाएंगे। उनको तो जाहिर सी बात है, उनको तो बेसिक चीजें जो है 2 वक्त की रोटी और एक नॉर्मल जिंदगी, आप इवन अगर मिडिल क्लास की एग्जांपल ले लें, मिडिल क्लास इतने बुरे तरीके से तबाह हुई है, टैक्सेस उनके लिए बढ़ गए, उनके लिए बिजली बढ़ गई है, उनके लिए हर चीज बढ़ गई है, उनके लिए वो परचेजिंग पावर उनकी इतनी कम हुई है बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन इन द लास्ट 2 years, और ग्रोथ है नहीं पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है, और गरीब जो है, जो 10.5 करोड़ पॉवर्टी लाइन से
गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनका तो हाल आप खुद समझ सकती हैं। नहीं, हम तो सर बात ही नहीं करते अब इस वजह से, क्योंकि हमें पता है कि जो टैक्सेस लगने हैं वो लगाने ही हैं और जो सरप्राइज गवर्नमेंट ने रखा हुआ है वो हमें देना ही है। लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जमहूरियत को चलाने के लिए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अब ये जो खान साहब की तरफ से मुतालबा है न्यूट्रल होने का इदारों को, आप क्या समझते हैं कि इस पोजीशन पे इदारे न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि बाजवा साहब की लास्ट तकरीर में वो न्यूट्रल कह के गए हैं कि हम नहीं हैं भाई बीच में। वो जनरल बाजवा साहब ने कहा था, बट मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो नहीं है। देखिए ना, अभी तो इवन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी SIFC का रोल है ना, सबसे इम्पोर्टेंट इदारा इस वक्त SIFC है, उसमें मुश्तरका लाएअमल है और वहाँ भी जाहिर सी बात है एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी, फॉरेन पॉलिसी में, सब चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो हुकूमत है ये उनका एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके ये शो कराती है कि हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। ये बड़ी गलत चीज है, क्योंकि बदनाम वो एस्टेब्लिशमेंट को करते हैं। चाहे बलूचिस्तान में कोई एक्टिविटी हो तो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किए बगैर, या KP में, बन्नू में जिस तरह जो भी इश्यूज हुए, या बाकी पाकिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, तमाम चीजें खराब चल रही हैं। तो इस वक्त की हुकूमत, तो जो आप कह रही थी ना, मुसद्दिक मलिक ने कहा, वो उन्हीं की तरफ इशारा किया था कि जी हमें निकालना तो निकालना है, इसलिए वो कहते हैं। और इस वक्त जो आपका पहला सवाल था कि इसकी टाइमिंग क्या है, जो गौहर एजाज साहब बात कर रहे हैं, और क्यों उनको इतनी कवरेज मिल रही है, किसके ऊपर प्रेशर है? प्रेशर तो हुकूमत के ऊपर ही है, जाहिर सी बात है। अब उसकी वजह से अब ऐसी चीजें हो गई हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या 5 साल उन्होंने इसी तरह से गुजारने या इज्जत के साथ गुजारने, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इसमें है कि वो जबरदस्ती बैठे रहे, या ऐसे में इंटरेस्ट है कि चाहे हुकूमत चली जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन ऐसा शो करके जाए कि हम असूली सियासत करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने पावर पॉलिटिक्स की भी थी तो वो नुकसानदेह हुई है, उसमें हमें मिला कुछ हाँ, नहीं। ज़ाहिर है ये तो नून लीग की सियासत के लिए उनको सोचना पड़ेगा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि उन्होंने वोटर्स की तरफ देखना है या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त निकाला। आप लोगों ने बाकायदा भूख हड़ताल की कॉल दी हुई है, ये अभी चल रही है या आप लोगों ने इसको रोक दिया है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। परसों तो हमारा कंट्री वाइड स्ट्राइक था, प्रोटेस्ट था, तो उस वजह से तो उसको कंटिन्यू नहीं किया। नेक्स्ट वीक से अभी देखेंगे, हो सकता है कि लीडरशिप इसको मजीद कंटिन्यू करे, लेकिन इस बारे में अभी हतमी फैसला होना है कि इसको कब तक जारी रखना है, क्योंकि ये एक टोकन हंगर स्ट्राइक है। अगर फिर सही मायनों में मुकम्मल भूख हड़ताल की तरफ जमात अगर जाती है, उस पर पहले सियासी मशावरत होगी और फिर उसका दौरानिया और उसका फैलाव, मुल्क में उसको फैलाना और उसका टाइम फ्रेम बढ़ाना, उस पर फिर बाद में फैसला होगा। फिलहाल तो टोकन स्ट्राइक है जो ऑन एंड ऑफ हो सकती है। लेकिन ये जो अलामती भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, इससे कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप हुआ है? मेरा नहीं ख्याल। ये बेसिकली एक अपना एक पॉइंट हमने एम्फसाइज किया है और वहाँ पे लीडरशिप सारी इकट्ठी हुई है। MNAs, सेनेटर हजरात, कुछ MP साहिबान भी आ जाते हैं। एक अच्छा मीटिंग पॉइंट है और एक मौक़िफ़ सामने आया है, कौम के सामने आया है। और कौमी असम्बली के बाहर अगर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बैठ के भूख हड़ताल करती है, उसका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसका फौरी तौर पे हुकूमत पे ये इम्पैक्ट हो जाना कि अचानक हुकूमत सारे असीलान को छोड़ दे, तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें अपना वक्त लेती हैं। लेकिन किसी भी सियासी तहरीक में प्रोटेस्ट या भूख हड़ताल, स्ट्राइक, ये उसका एक लाजमी जुज़ होती हैं। और बड़ी सगीर पाक व हिंद की तमाम सियासी तहरीक में भूख हड़ताल शाज़ व नादिर उसका हिस्सा रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा काम हम कर रहे हैं, पहले ये हो चुका है और लोगों ने इसको कामयाबी से किया।
ठीक है। खान साहब ये भी फरमाइएगा कि शफकत महमूद साहब ज़ाहिर के बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, आपकी पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने फिर रिटायरमेंट ले ली एक वाक़े के बाद। वो इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं। अभी जो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया उसके बाद ज़ाहिर है कि उन्होंने मीडिया पर अपनी प्रेजेंस भी दी, शो की। आप क्या समझते हैं कि वो जो बयानात दे रहे हैं वो किसी दबाव में दे रहे हैं या सेनेटी के साथ दे रहे हैं? शफकत साहब हमारी जमात के बड़े सीनियर आदमी रहे और पढ़े लिखे आदमी हैं, हमेशा सेन बात करते हैं। अब क्या प्रेशर में कोई बयान है, क्या प्रेशर होना है उन पे? अभी आई डोंट थिंक सो कि प्रेशर होगा। अब वो उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे में जो अमेरिका का किरदार था, एब्सोल्युटली नॉट, ग़ुलाम नहीं है, उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये कहकर के ये सिर्फ एक सियासी फ़ायदे के लिए एक झूठ बोला गया था। बल्कि उन्होंने साथ इसमें एडिशन ये भी कहा है कि जो सऊदीया से, क्योंकि आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये बयान दिया था कि जो रिजीम चेंज वाला मामला था वो सऊदीया से चला था। तो शफकत महमूद साहब का एक तरफ बयान रखें कि अमेरिका वाली साजिश जो थी वो बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो आपको लगता है कि ये वो सेनेटी के साथ कह रहे हैं? कुछ हाई प्रोफाइल चीज़ें होती हैं जो कंसर्न मिनिस्ट्री को उसका इल्म होता है। जैसे अगर शफकत साहब की मिनिस्ट्री का कोई इशू हो तो वो उनको ही पता होगा, अली को तो पता नहीं हो सकता। इसी तरह फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी साहब की डोमेन थी और वो इंफॉर्मेशन शाह साहब लेके आए और उस पर फिर 2 सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई। एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नीचे, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और ISI के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर सारे लोग मौजूद थे। दूसरी शहबाज शरीफ साहब के, उसमें भी उस वक्त के आर्मी चीफ, DG ISI, डिफेंस मिनिस्टर और सारे जिम्मेदार लोग मौजूद थे। और दोनों मीटिंग्स का एलामिया एक था कि ब्लैटेंट इंटरफेरेंस हुई है और इस पर जो डिमार्च किया गया था इमरान खान साहब के दौर में अमेरिकन एम्बेसडर को, तो उसकी तौसीक की शहबाज शरीफ साहब के नीचे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी। हम ये तो कह सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि इमरान खान को खुदा न खास्ता मैनिपुलेट किया गया होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के नीचे जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने फिर उन चीजों की तौसीक क्यों की? वो जो डिमार्च किया था अमेरिका के सफीर को, वो एक मामूली वाकया नहीं था। तो हम तो आज भी ये कहते हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है खान साहब इस मौके पे कि जब आप लोगों का एक बयानिया रहा है, उस पर पूरी सियासत रही है। साइफर केस जब इमरान खान साहब का खत्म हुआ हाई कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैंने ये बात की थी कि अब इमरान खान साहब इससे बरी हो गए, जो इल्जाम आपने उन पे लगाया था। अब इस साइफर के कभी एक जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो अमरीकी ईमा पे यहाँ अदम एतमाद ला रहे थे। क्योंकि वजीर खारजा जब ये साइफर लेके आए हैं तो जिस टाइम ये साइफर इशू हुआ है वहां से, तब पाकिस्तान में अभी अदम एतमाद नहीं आया था। तो इस मतलब है कि किसी को अमेरिका में पता था कि अदम एतमाद आ रही है और बाकायदा डायरेक्शन दी जा रही है। यानी आप शफकत महमूद साहब के इस बयान को निगेट कर रहे हैं खान साहब? नहीं, वो तो हमें पता नहीं इतने साल बाद उनको इसकी क्या जरूरत पेश आई है। ये बात उन्हें करनी थी तो उस वक्त करते जब हमारी हुकूमत थी या हुकूमत के जब पार्टी में थे। बात वो होती है जब आप एक मुश्किल वक्त में कर जाते। अब तो हुकूमत चली गई, अब बात करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई और ये रजीम चेंज अमेरिका की ईमा पे हुई और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इमरान खान साहब वो चीजें नहीं मान रहे थे जो माजी में हुक्मरानों को आदत थी, इस तरह हाथ बांध के सर झुका के जो अमेरिका बहादुर कहे वो उसको मान। खान ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं वो फैसला करूंगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। उसकी कीमत हमने चुकाई, ये कीमत हमने बड़ी खुशी से चुकाई है और इस तरह की कीमतें फिर भी चुकाएंगे पाकिस्तान की सलामती और सॉवरेनिटी के लिए। जो लोग अभी बातें कर रहे हैं, जब वक्त था उस वक्त ही बातें करते हैं। ठीक है। अच्छा खान साहब, ये जो मुतालिबा इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं, फिर अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा, अलीमा खान साहिबा ने भी यही डिमांड की, आप समझते हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं है इस पोजीशन पे अभी? बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं, सबको पता है क्या हो रहा है। नहीं, आपके साथ जो हो रहा है खान साहब, वो गवर्नमेंट करा रही है कि इदारा करा रहा है? दो डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत वक्त के इख्तियार में नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब ये हुकूमत अभी नहीं आई थी और इंटरिम सेटअप के दौरान और जब इलेक्शन हो रहा था, जो हमारे नहीं
इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की बेहतरी इसमें है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट सियासत से दूर हो और सियासी मुकाबला से आपस में करने दें, अवाम जाने, सियासतदान जाने। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों के कारकुनान की पकड़ धकड़ या उनको पाबंद सलासल गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये उनके इख्तियार में नहीं है? नहीं, हुकूमत को आप बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। ये भी गलत सोच है कि हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठे, तनख्वाहें ले, झंडे लहराए, गाड़ियों में बैठे, वजारतों के मजे एंजॉय करे, ट्रिप्स मारे इधर उधर, और जनाब उनकी जो है मजे लगे हुए, और फिर बाद में कहें कि जनाब हम फिर आप उतर जाएं कुर्सी से। दैट इज व्हाट आई सेड टू शहबाज साहब पार्लियामेंट में कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते फिर उतर जाएं। तो ये भी गलत सोच है कि बिल्कुल ही बरी ज़िम्मा है, लेकिन ये भी गलत सोच है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। बाकायदा नजर आ रहा है, चीजें नजर आती हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने बात की है। देखें, ये ओहदेदार आते जाते रहते हैं, हाँ। जितने इस वक्त ओहदों पे बैठे हैं, अगर मुख्तलिफ इदारों में, चाहे वो पाक फौज है या और इदारे हैं, ओहदेदार आते जाते रहते हैं। इदारा हम सबका है, उसकी हिफाजत करना, उसको मजबूत से मजबूत तर करना, ये हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उसके लिए जरूरी है कि हमारे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के ये इदारे नहीं, और भी जो इदारे हैं, पुलिस है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये सब जितने कमिश्नरी का निजाम है और एक्साइज टैक्सेशन है, ये सारी चीजें, इसमें पॉलिटिसाइजेशन कम होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा ना करें, लेकिन माजी में और माजी करीब बईद में जो सबसे ज्यादा रोल रहा है वो बेशक एस्टैब्लिशमेंट का रहा है। इसलिए ये जो आप लोग दावा कर रहे हैं, जो असद कैसर साहब का बयान है, खान साहब के दिसंबर में गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे, ये किस बिना पे कर रहे हैं? हवा में तीर चला रहे हैं? मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं तो डेट से टाइम या महीने नहीं बताया करता, ना मेरी सियासत का ये रंग है। मैं तो हमेशा एक उम्मीद पे बात की जा सकती है, तो एक उम्मीद हो सकती है कि कुछ महीनों में हमें हमारा मैंडेट मिल जाए किसी शख्सियत के। कितने महीने में? अक्टूबर के बाद खान साहब? मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी शख्सियत के आने जाने से हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हमें एक्सपेक्टेशन अपने सुप्रीम कोर्ट से है, अपने इदारों से है। तो सुप्रीम कोर्ट से अभी हमें एक रिलीफ मिला भी है जो रिजर्व सीट्स का है, और हाई कोर्ट से हमें एक मिला है जो खान साहब का बड़ा एक खराब केस था, उन्होंने गलत केस बनाया था साइफर का, उसमें रिलीफ मिला है। तो हम अपनी इदारों से उम्मीद है। रिलीफ मिला है, रिलीफ मिला है या इंसाफ मिला है? दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, इनके मानी बड़े डिफरेंट है। आप कह रहे हैं रिलीफ मिला है, रिलीफ मिला है ना आपको। जब अदालत से आपके हाथ में फैसला मिलता है उसको आप रिलीफ ही कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसको? नहीं, आप इंसाफ कहते हैं ना, हम तो इंसाफ कहते हैं। इंसाफ मिला, आप कह रहे हैं रिलीफ मिला है। वकला ऐसे ही कहते हैं, रिलीफ ही कहते हैं वकला। अच्छा, ठीक। इंसाफ तो सिर्फ अल्लाह करता है, जमीनी अदालतें इंसाफ नहीं कर सकती। ठीक है खान साहब, मुझे लास्टली ये बताइएगा, महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं और आप लोगों के साथ वो चल भी रहे हैं, उनकी तरफ से एक सजेशन आया है कि वो कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जाए। हमने ये एक्सपेरिमेंट बाय द वे पहले भी देखा है, फिर वो 11 साल आपको पता है कि फिर आमरीत का दौर बहुत लंबा चला है। आप लोग इस मामले पे उनके साथ हैं बहैसियत जमात? उनकी अपनी सोच हो सकती है, हमारी जमात की अपनी सोच है। हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए, 2/3 अक्सरियत हमारी कौम ने हमें दी है, हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। जो मुसद्दिक साहब ने बात की है ना कि आपको हुकूमत बनानी चाहिए थी, हम हुकूमत अपने मैंडेट से बनाएंगे। हम उन लोगों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे मुसद्दिक साहब जिन लोगों ने इस पाकिस्तान की हालत की है। जितना आपकी जमात ने पाकिस्तान को इस हालत को पहुंचाया है, उतना ही पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा डाला है। तो हम हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपने मैंडेट के साथ। आप इस बयान को सुनने के बाद क्या एज्यूम कर, आप लोगों की जमात जाएगी ये जो सजेशन दी हुई है महमूद अचकज़ई साहब ने? नहीं, कौमी हुकूमत आप कैसे, कौमी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर क्या? इन्हीं की गलत सियासत, अकरबा परवरी, मरूसियत, मेरिट की खिलाफ वर्जी और करप्शन, इन सारी चीजों के खिलाफ तो तहरीक इंसाफ बनी है। अगर इनके साथ यानी मैं ये कह सकती हूँ कि आप इस फॉर्मूले के अगेंस्ट खड़े हैं जो महमूद खान अचकज़ई ने दिया? सिर्फ लोग मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं कि एक तजवीज़ है। तहरीक इंसाफ अपनी सबसे बड़ी जमात है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी सोच है। हमें हमारा मैंडेट मिला है, वी वांट आवर मैंडेट बैक। हमें अगर हमारा मैंडेट मिलना चाहिए, और अगर मिलता है, हमारी 200 से ज़्यादा सीटें बनती हैं। हाँ, उसमें एलाइज में हमारे साथ ये लोग होंगे, अचकज़ई साहब होंगे, और कोई अगर आना चाहे हमारे साथ, ज़ाहिर MWM तो है, लेकिन अगर हमारे साथ मौलाना साहब भी आना चाहें तो मौलाना साहब ज़रा देख लेना, ज़रा चख लें कि सही लीडरशिप के साथ काम करना कैसा होता है। इमरान खान साहब के साथ काम, सारी जिंदगी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ काम क्यों उन्होंने छोड़ दिया। अब इमरान खान साहब दावत दे रहे हैं आप मौलाना साहब को? स्टैंड लेते
इमरान खान साहब के हमारी जमात का एक मजबूत स्टैंड है स्टेटस को के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ये रिगिंग के खिलाफ, ये जो डाका पड़ा है मैंडेट पे, इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बहुत तगड़ा स्टैंड है हमारा। ठीक, इस पे हमारे साथ आए, उनको सियासत का पहली बार जिंदगी में मजा आएगा कि उसूल परस्त और मजबूत आदमी के साथ सियासत करने में कितना मजा है। ठीक, बहुत शुक्रिया खान साहब। लेकिन आप भी देखिएगा, क्योंकि महमूद सकज़ई का जो ये बयान है ये बहुत तरफ इशारे करता है और आप लोगों ने पहले भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। अब की बार आप ज़रा देखभाल के चलिएगा बाइज़ जमात, कुछ हो ना जाए। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मर्ज बढ़ गया जूं दवा की। पाकिस्तान जिस कदर आलमी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, उसी कदर पाकिस्तान की मुखालिफ लॉबी मुतहरिक होती चली जाती है। अमेरिका जो कि पाकिस्तान को न सिर्फ माली इमदाद देता है बल्कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में भी पाकिस्तान उसके शाना बशाना रहा है। अब उस अमेरिका में पाकिस्तान की इमदाद बंद करने और अस्करी ताउन रोकने के हवाले से कभी कांग्रेस में करारदाद पेश की जाती है तो कभी सेनेट में बिल लाया जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिकी सेनेट में पेश किए गए बिल में तजवीज़ दी है कि भारत के खिलाफ मुबैना इक़दाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। बिल में चीन के बढ़ते असर रसूख को कम करने के लिए भारत को फ़ौजी इमदाद मुहैया करने और भारत से जापान, इजराइल, जनूबी कोरिया और नेटो मेंबरान जैसा रवैया रखने की तजवीज़ भी दी गई है। ये बिल अपनी टाइमिंग की वजह से बहुत अहम है। ये एक ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब अमरीकी सदारती इंतखाबात चंद महीने की दूरी पर हैं और आइंदा इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बैठने का इम्कान भी है। पाकिस्तान के हवाले से रिपब्लिकन हुकूमत की पॉलिसी का अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्वीट से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को अहमकाना फैसला करार दिया था और कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिकी सेनेट में इस बिल के नताइज क्या होंगे और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब ने। बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि अमेरिकी सेनेट में ये जो बिल लाया गया है पाकिस्तान मुखालिफ, इसके कानून बनने के कितने चांसेस हैं? देखें, ये बड़ा एक इनिशियल स्टेज की है, इसके बहुत कम चांसेस हैं। देखें, सबसे पहली बात ये है कि इनको 51 सेनेट के अंदर अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा, शायद 60 ही चाहिए हों इसको भी पास करने के लिए। अगर 60 सेनेटर्स चाहिए तो वो बड़ा टफ हो जाता है किसी भी ऐसे बिल को लेकर के आना जिसके अंदर आप डायरेक्टली दो मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक टाइम पे बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो आपको 2, 3, 4 मुल्कों की बात हो रही है, तो उसमें हर मुल्क की लॉबी अपने तौर पे एक्टिव होती है। मैं इसमें जो बहुत ज्यादा अहम चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी बिल लाना हो ना इस वक्त, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट बल्कि सब पार्टीज कोई एक एजेंडे पे वो एक वन पेज के ऊपर नहीं है। एक बहुत बड़ी रिफ्ट है जो बल्कि आप एस्टेब्लिशमेंट और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक रिफ्ट है जो कभी जिंदगी में इस लेवल के हमें नजर नहीं आई थी। तो जब यहाँ पे डीसी के अंदर बजाय पाकिस्तान के जो लॉबी या जो डायस्पोरा या वो लोग जो किसी हद तक अपनी कोई कनेक्शन रखते हैं वो मुल्क के लिए काम करें, वो इंस्टेड ऑफ नेशन या कंट्री वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये बेस्ट किसी भी ऐसी प्रोपेगेंडे का एक बेस्ट टाइम आप कह रहे हैं कि है। पाकिस्तान को नीचे देखना चाहते हैं, अच्छा वो बेस्ट टाइम है। तो ये हमें अपना हाउस क्लियर जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में उनको अपनी साइड को क्लियर करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के पास यहाँ पे अरसा दराज से कोई पैसा नहीं है कि वो कोई लॉबियिस्ट को हायर कर सकें। जो कुछ भी हो रहा है वो एक एम्बेसडर साहब अपने कोई जाती तलक में किसी पाकिस्तानी से बात करके उसके थ्रू कोई एक मीटिंग सेट कर लेते हैं किसी कांग्रेसमैन सेनेटर्स के साथ, जो उसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन वो उस चीज से 10वां या 100वां हिस्सा भी नहीं है जो उनको चाहिए, जिसके लिए उनको एक टीम हायर करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को अपने वाशिंगटन डीसी के अंदर एक बात अच्छी हुई है कि उन्होंने एक प्रोफेशनल
जो करियर डिप्लोमेट को वहां भेज रहे हैं, वो भेजने में भी उनको जल्दी करनी चाहिए। इस वक्त कोई बंदा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, तो इस तरह की चीजों को टैकल करने के लिए। अब रही बात इस बिल के ऊपर, याद रखें इंडिया जो है $100 मिलियन अपने लॉबिंग में स्पेंड करता है, उसका डायस्पोरा भी बड़ा है, उसके लोग हमसे ज्यादा कनेक्टेड हैं। लेकिन तारिक जावेद साहब, रियासत का, पाकिस्तानी रियासत का जो ताल्लुक है पेंटागन के साथ या अमेरिकी के साथ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डू यू थिंक कि ये बिल्स इस पे असर डालेंगे? बिल्कुल नहीं, उसका एक असर है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिफ्यूज भी होती चली आती है और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने जो चीज देखनी है वो ये कि देखें, दोस्ती, दुश्मनी, मुखालफत या हक में बात करने की रीजंस हर वक्त मौजूद होती हैं। आपने अपनी मार्केटिंग करके अपनी अच्छाइयां आगे लानी होती हैं, दूसरे शख्स या दूसरी जो फोर्सेस हैं वो आपकी बुराइयां सामने लाता है। तो ये कंटिन्यूस एक अमल है जिसके अंदर आपने इंडियन लॉबी का जिक्र किया। इस वक्त इंडियन लॉबी क्या बहुत ज्यादा मुतहरिक है? देखें, आप अगर कभी भी आज देखें ना तो जो बहुत ज्यादा मुतहरिक है, उनका पैसा बहुत है, वो स्पेंड बहुत करते हैं। जो किसी भी गैर मुल्की लॉबियस्ट फर्म में या जनता पार्टी या उनका आरएसएस विंग जो है, सबसे ज्यादा पैसा अकाउंटों के अंदर, जो ऑफ ऑफ द अकाउंट है उसको तो हम बात ही नहीं करते, जो अकाउंटों के अंदर आपको नजर आएगा वो ये इंडियन लॉबियस्ट के पास है, जो इंडियन जो पॉलिटिकल जनता पार्टी के जो अफिलिएटेड लोग हैं उनके पास पड़ा हुआ है पैसा, जो वो खर्च करते हैं, जिसके ऊपर वो एक्टिव होते हैं। और खास तौर पे मेन जो टाइम होता है एक्टिव होने का, वो इलेक्शन का टाइम होता है। तो ये सारी, अब देखें ना आप, ये भी आपने इलेक्शन का जिक्र किया तारिक जावेद साहब, मुझे ये भी थोड़ा सा बताइएगा। इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इन इलेक्शंस पर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने माजी में भी पाकिस्तान को इमदाद मिलने के हवाले से, मैंने बल्कि जिक्र भी किया ओपनिंग में, कि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि यह मकाना फैसला है। क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर की तरफ से पेश हुआ है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये उनकी पार्टी पॉलिसी या इलेक्शन से पहले उनकी अक्कासी करती है जो वो पॉलिसीज लेकर आने वाले हैं? देखिए, रिपब्लिकन्स हमेशा से लीन टुवर्ड्स इंडिया करते रहे, ये याद रखें हमेशा से। तो ये जो बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन डिक्लेयर किया गया, बल्कि आज भी आप जाए ना पाकिस्तान में, मैं दो हफ्ते पहले आया हूँ, तो किसी भी आप चाय के कप पे बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, वो पाकिस्तान के हक में होगा। आई डोंट नो ये किसने फैलाई है बात, ये कहाँ से हो रही है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं था। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि बिल क्लिंटन के टाइम के ऊपर पाकिस्तान के साथ बेस्ट रिलेशनशिप था। इससे पहले हाँ, रेगन के टाइम में जो रिपब्लिकन टाइम था वो, लेकिन वो टाइम कभी भी उसके बाद वापस नहीं आया। फिर 9/11 में हैपन टू बी बुश का टाइम था, उसके ऊपर उनको पाकिस्तान की जरूरत थी, जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा एक मामलात को आगे बढ़ता हुआ देखा था। लेकिन रेगुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये एक बेसिकली मिसकंसेप्शन है, एक गलत बात है जिसको लेकर के हम लोग करते हैं। रिपब्लिकन हमेशा लीन टुवर्ड्स इंडियन रहे हैं। ये आप आज, और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो बहुत मुझे तशवीश है ना, कि वो भी अच्छी चीज है कि हमें गजा के ऊपर हम पाकिस्तानी या मुसलमान सारे के सारे उस एक टॉपिक के ऊपर हम जब भी अपने कांग्रेसमैन सेनेटर से मिलते हैं तो इसकी बात करते हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो लॉबी, किसी हद तक जो पैसा है वो गजा के ऊपर लग रहा है इस वक्त, और दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो अपने उल्लू सीधे करने के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर लग पड़े हैं। अच्छा, आपने एक पार्टी का जिक्र किया कि पार्टी सपोर्ट के लिए लोग अमेरिका में जो है वो काम करें, इनको एक होने की जरूरत है। पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस क्रूशल टाइम में वहां पर? देखिए, पाकिस्तान का डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत, यानी एक अपने अपनी फील्ड में डॉक्टर्स जो हैं वो एक अथॉरिटी हैं अपनी फील्ड में, बिजनेस के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, तो वो पैसा भी खर्च कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप भी हैं। ये चीज़ें 20 साल पहले वाली नहीं रही। हर कांग्रेस, देखें, अगर मतलब 300-400 कांग्रेसमैन को पकड़े, उसमें से 100 ऐसा होगा जो पाकिस्तानी किसी ना किसी के साथ डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उन पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे मैं शहबाज शरीफ या नून लीग की गवर्नमेंट में बात करूँ, नून लीग की गवर्नमेंट में एजेंडा, यानी टॉप 1000 आइटम के एजेंडे में भी ये नहीं होता कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ उन्होंने कनेक्ट करना है। शायद वो इसको अगेंस्ट द रिलीजन समझते हैं, शायद वो समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस चीज को किसी को, प्राइम मिनिस्टर को ये समझाना चाहिए बैठ के कि आपको यहाँ कनेक्ट करना चाहिए। अभी सुनने में आया कि अपने यूएन के जो उनका ट्रिप बन रहा है उसके ऊपर वो
कोशिश करेंगे कि वो यानी कैलिफोर्निया भी जाएं और कुछ और जगहों पे डायस्पोरा से कनेक्ट भी करें, तो ये चीज़ इनको पहले भी करनी चाहिए थी, अभी भी एग्रेसिव करनी चाहिए। हमें अपने लोगों की यहाँ पे जो तलक है उसको एक चैनलाइज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि कैसे इसको अगर यूज होना है तो फिर पाकिस्तान की बेहतरी में यूज हो, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के अंदर की जो इंटरनल लड़ाइयां हैं उनके मामले में यूज हो। एक तरफ इंडिया बिल इस तरह के ला रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अमेरिकन इस तरह के बिल ला रहे हैं जिसके अंदर जब उसका एंड के ऊपर रिजल्ट देखेंगे तो वो पाकिस्तान मुखालिफ रिजल्ट ही निकलेंगे। जो आज अगर हम पाकिस्तानी भी उसको करेंगे ना तो डाउन द रोड हमें खुद ही उसको क्रैक करने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे एक मेंटरशिप की जरूरत है, एक ऐसी लीडरशिप को यहाँ आने की, वो लोग जो नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं उनको यहाँ आकर के तो एक मामला को इस तरह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा को इन जनरल और जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं उन सबको कंबाइंड एफर्ट करके अपने अपने महाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तार जावेद साहब, आपने अपना की वक्त जो है वो निकाला। और बात ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपनी गेम जिसे कहते हैं ना ऑन करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि तार जावेद साहब भी बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि इसके चांसेस बड़े कम हैं कि ये बिल जो है ये कानून की सूरत इख्तियार करे। अलबत्ता इंडियन लॉबी जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से मुतहरिक होती है, लेकिन अब की बार भी उनको सुबकी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।